नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो को कंप्लीट कर लिया था वो पार्ट फर्स्ट था। अब ये पार्ट एमसीक्यू सेकंड है जिसको आईपीसी और सीआरपीसी का पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से आते हैं। आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपके शरीर के प्रति अपराध की से प्रतिरक्षा है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा है, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा या उपरोक्त सभी। तो डी विकल्प इसका है, उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी इसका विकल्प होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए भारतीय दंड जो संहिता है इसमें जो धारा 96 है, 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के उपयोग से की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबंधित करती है और भारतीय दंड संहिता की धारा जो 97 है, 97 के अनुसार हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कौन कौन से अधिकार है। पहला अधिकार तो उसके पास ये है कि वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य शक्ति के शरीर के प्रति अपनी रक्षा करे। ठीक है, दूसरा इस पर जो पॉइंट ऐड ऑन हुआ है दोस्तों, वो ऐड ऑन कौन सा पॉइंट हुआ है? वो हुआ है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी लूट रिष्ट या अपराध अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध हैं या इन अपराधों को कम करने का प्रयत्न करते हैं अपने या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम हो चाहे स्थावर हो या जंगम हो। जंगम का मतलब होता है, स्थावर मतलब होता है रुके रहना, स्थावर का जस्ट अपोजिट होता है जंगम। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। संपत्ति की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार जो स्पष्ट विकल्प है वो डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 38 की तरफ। देखिए 38 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई महिला की लज्जा भंग करने के संबंध में हमला दंडनीय है किस अपराध के अंतर्गत? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, कि भारतीय संविधान में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ए इसका विकल्प बिल्कुल सही है और इसके बारे में जो महिला लज्जा भंग है वो अभी भारतीय दंड संहिता की धारा में ही इसका समाविष्ट है। और किसके अंतर्गत है? देखिए धारा 354 में। देखिए धारा 354 में है और इस धारा 354 में क्या 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, जैसा हर लाइन में होता है, पहला हो या दूसरा हो या दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो किससे संबंधित है? वो है आपके शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है प्राइवेट प्रतिरक्षा। देखिए धारा जो 97 है, धारा 97 में भारतीय दंड संहिता में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को बताया गया है। आते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। देखिए जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जो सीआरपीसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। तो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 376 में दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित है? दहेज मृत्यु, बलात्कार, हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये किससे? बलात्कार से संबंधित है, रेप से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है। धारा 375 में बलात्संग की 7 परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें से बलात्संग अपराध का गठन होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर देखते हैं 41। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 120A हमेशा है और आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया और अपराध के लिए गणना ये किसके अंतर्गत है? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 42 की तरफ। 42 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले 42 पे हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं आईपीसी की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई वैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत करते तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 आता है कि बताइए कि भाई आईपीसी की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? तो 159 के अंतर्गत दंगा है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। दंगा क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो 159 में दंगा को परिभाषित किया गया इसके अनुसार जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान का मतलब होता है कि सार्वजनिक जगह पे लड़कर झगड़कर लोक शांति में विध्वंस डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वो दंगा कर रहे हैं। और दंगा जब कर रहे हैं तो धारा 160 के अनुसार दंगे के अपराध के लिए 1 महीने तक का कारावास है या 100 रुपये का जुर्माना या इससे भी ज़्यादा। लेकिन कोई ऐसी लड़ाई ना हो,
कोई ऐसी कहा सुनी पे होने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उस पर जब पुलिस पकड़ती है तो 100 रुपये का जुर्माना प्लस आपको 1 महीने का कारावास देती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 43 में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के संविधान अधीन असंवैधानिक करार दी जाती है? वो है आपकी 303, ठीक, 303 धारा है। इसके अंतर्गत देखते हैं, देखिए एक जजमेंट हुआ था, इस जजमेंट को मैं कराऊंगा क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, क्योंकि जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, तो मैं इसको करा के ही भेजूंगा, निश्चिंत रहिएगा। जजमेंट है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि धारा संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि क्या, समता और समानता का अधिकार, एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता एवं जीवन व स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। धारा 303 के अनुसार कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अमूमन होती है लोगों के साथ घटनाएं, धारा 44, प्रश्न 44 है। इसमें कहा गया कि छल की सजा का उपवन निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा में करते हैं? तो वो धारा 417, याद रखिएगा, बहुत रटने की जरूरत है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आप रटेंगे नहीं ना तो आप बहुत अच्छे चीज़ों से कर नहीं पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं इसकी हर एक शब्दावली को बहुत डीप समझूँ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें रटने वाली चीज़ें आएंगी, एनालिटिकल नहीं आएगी। तो इसको रट लीजिए, और समय बहुत कम है, सितंबर तक आई होप आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 417 है उसमें छल करने के लिए दंड का प्रावधान है, और इसके अनुसार जो कोई छल करेगा वह क्या करेगा, वो दोनों का मतलब समझ रहे, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक के लिए हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? भाई अपराध है, दंडनीय तो होगी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, दंडनीय होगी। भाई आप अगर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं तो दंडनीय होगी। हत्या के लिए भी अपराध है। देखिए मैं अभी एक वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है, मैंने उसको अपलोड भी कर दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगी। मैंने वहाँ पर आपको बताया कि मेंशरिया क्या है, और मेंशरिया इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है, नॉलेज क्या होती है। तो इन सबका एक शब्द छोटे छोटे हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली इस वीडियो के थ्रू उस वीडियो पर जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार के विरुद्ध आप युद्ध करेंगे तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, उत्तर आपका सी सही हो जाएगा भाई। देखिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 122 है उसके अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय बनाया गया, ठीक है। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण जिसको बोलते हैं एबेस्टमेंट की सज़ा का प्रावधान है आईपीसी की किस धारा में है? वो है आपका 306 में, ठीक है। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सज़ा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में किया गया, जिसके अनुसार कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 47। आईपीसी की जो धारा है वो है 320 में गहरी चोट जिसको बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक जो चोट होती है, वो उसमें कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? वो 8 प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। 8 प्रकार की चोटों को देखने के लिए अगर आपको चाहिए कि वो 8 प्रकार की कौन सी चोटें हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा लगभग 1 से 1.5 मिनट का। मैं आपको बता दूंगा कि 8 प्रकार की चोटों को जो धारा 320 में आईपीसी में बताई गई है, ठीक है, तो उसमें क्या है इसके बारे में मैं समझा दूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 48 में आते हैं, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाओ, ठीक है, अनलॉफुल असेंबल को परिभाषित किया गया है? वो आपका जो धारा है 141 है, ठीक है, आईपीसी की। देखिए ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा आपको अलग रटनी पड़ेगी, सीआरपीसी की धारा अलग रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप आईपीसी पढ़ रहे हैं तो और सीआरपीसी है तो सीआरपीसी को भी आईपीसी ही बोलते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। देखिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाओ को परिभाषित किया गया है, यही इसका जो मेन जो प्रश्न का आंसर है, ठीक है।
आते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। कहा गया है कि वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है। वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ संबंध जो कि धारा 366A IPC है या धारा 368 IPC है और धारा 363 IPC है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी विकल्प, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, देखो लिखा है एस वरदराजन बनाम स्टेट नामक वाद का जो संबंध है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है। अब आते हैं 50 नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है और रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। तो देखिए, अतिचार किया है, गृह अतिचार किया है, सेंधमारी की, उपयुक्त में से सभी। तो क्या किया है, सेंधमारी की है, उसने सेंध लगाया है ना, जिसको रात्रि गृह भेदन बोलते हैं और गृह भेदन बोलते थे, उन्होंने अलग अलग है। रात्रि गृह भेदन में मतलब वो है कि आप आना तो सुबह भी चाहते थे, लेकिन आप जो सुबह आ रहे हैं उसमें इंटेंशन अलग है। रात्रि गृह भेदन में आपका इंटेंशन हो सकता है कि मारना भी हो सोते हुए। ठीक है, उक्त समस्याओं में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी, गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है। आते हैं प्रश्न नंबर 51 पे। निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देख लीजिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। उपरोक्त दोनों में से मतलब मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में भी और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में भी। ठीक है, मृत्यु दंड प्रक्रिया जो संहिता, देखिए यहाँ पे CRPC आ गया, ये ध्यान रखिएगा, CRPC IPC अलग अलग है। तो CRPC की धारा जो 46 में ये स्पष्ट होता है कि मृत्यु की पुलिस अधिकारी को बचाव कर अधिकारी से बच रहे किसी अभियुक्त जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, मृत्यु कारित करने का अधिकार रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। वो है मैकनॉट केस, RV प्रिंस केस, RV डेडले स्टीफन केस और V गोविंदा केस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। 53 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकारों से है। तो वो आत्मरक्षा का अधिकार है जयदेव बनाम स्टेट। ये एक जजमेंट था, जयदेव बनाम स्टेट। देखिए आपको रटना पड़ेगा, इस पर आप PhD नहीं करेंगे कि जयदेव बनाम स्टेट गूगल पे कर रहे हैं, उसकी PDF निकाल दो, उसको पूरा पढ़ रहे हैं, नहीं, सीधा है आत्मरक्षा के केस से संबंधित है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही होगा कि सीधा, देखिए उन्होंने भी सीधा ये लिखा आत्मरक्षा के केस से संबंधित है। बढ़ते प्रश्न नंबर 54 की तरफ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 किस दिनांक से प्रवर्तित हुई थी। 1 अप्रैल 1974 को। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 173 है वो अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी। यह उपबंध संहिता की धारा 1 की उपधारा 3 में है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 अप्रैल 1974 में प्रवर्तित हुई है। जमानती अपराध कौन से होते हैं बताइए, जमानती और गैर जमानती, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, जमानती अपराध कौन से होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिसमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, सभी सामान्य विचारण के प्रकरण से, सभी असामान्य अपराध के प्रकरण से, या सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। तो ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। जमानती अपराध ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तस्मक प्रवृत्त किया गया या अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत धारा 2 की उपधारा काम है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की C परिभाषित करता है किस चीज़ को, संज्ञेय अपराध को। देखिए 2C के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता जिसको बोलते हैं CRPC, जो CRPC के जो 2 का C है वो किसको बताता है, अपराध को बताता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, वो कौन करता है, वो करता है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। देखिए जो इंक्वायरी से अभिप्रेत है, विचारणीय है से विभिन्न ऐसे प्रत्येक जांच जो एक संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए धारा 2 के 6 में, अतः स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। विचारण ट्रायल शब्द संहिता की धारा 2 के 6 में प्रयोग किया जाता है
और किंतु इसे पृथकता परिभाषित नहीं किया गया है। समानता मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे अपराध अभियोजन को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारणी कहलाती है। धारा 58 देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, असंज्ञेय अपराध क्या होता है? देखिए, ऐसा अपराध जिसके अंतर्गत क्या बात होगी, जिसके अंतर्गत देखेंगे तो पहला है कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बी है, एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। और तीसरा, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है। और चौथा है, परिवाद के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो है आपका ए विकल्प इज द राइट आंसर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के ठा में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए एक असंज्ञेय मामले से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। पहला है 3 वर्ष से अनाधिकृत अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनाधिकृत जुर्माने का। बी, 5 वर्ष के अनाधिकृत अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनाधिकृत जुर्माने का। सी, 7 वर्ष से अनाधिकृत अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से या किसी भी राशि तक का हो सकेगा। 7 वर्ष से अनाधिकृत अवधि के लिए कारावास या 1 लाख रुपए का अनाधिकृत जुर्माने से। तो इसका सही विकल्प है सी। ठीक है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की जो धारा 29 है कि उपधारा 1 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अनाधिकृत अवधि के कारावास के अतिरिक्त कोई ऐसा दंडादेश पारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। कहना है कि कोई भी जो मजिस्ट्रेट है, समझिएगा, कोई भी मजिस्ट्रेट है प्रथम वर्ग निम्नलिखित में से किस सजा को पारित करने के लिए प्राधिकृत होता है? तो सबसे पहले ये बताना है कि जो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो कि प्रथम वर्ग का है, किस सजा को दे सकता है? मृत्युदंड को दे सकता है, किसी भी अवधि के लिए कारावास दे सकता है, ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनाधिकृत हो, और ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष के लिए अनाधिकृत हो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ऐसी कोई भी सजा दे सकता है जो कि 3 वर्ष से अनाधिकृत हो। कौन दे सकता है? प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है, जिसको प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? 3 वर्षों तक से अनाधिक हो कारावास दे सकता है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा 29 में अपराध 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ग तक की अवधि का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश पारित कर सकता है। प्रश्न नंबर आते हैं 61 में। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट के बारे में देख लीजिए, जिसको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? तो वो है आपका 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास। ठीक है, ये बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता जिसको बोलते हैं सीआरपीसी की धारा 1973, ये भी याद रखिएगा। सीआरपीसी कब आई? 1973 में। 29 के 3 के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है। आते हैं प्रश्न नंबर 62 में। कहा गया है कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। पुलिस अधिकारी बिल्कुल कर सकेगा। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। एक बार में प्रश्न को समझना है। पहले, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। बी, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराध उद्घोषित किया गया हो। सी, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालता हो। और ये है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, देखिए आपको मैंने बताया था सरकारी काम में बाधा डालने के लिए भी आपके ऊपर धाराएं लगती हैं। ठीक है, अभी आप जब पुलिस में जाएंगे तो सरकारी काम में जब बाधा कोई डालेगा तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, धारा 41 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है कि जब एक व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, 41 के ए के अनुसार तो ये किया जा सकता है। तो ये कौन सी धारा है? धारा 41 के अंतर्गत। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 41, सीआरपीसी की धारा 41 के गा के
अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा, वो कौन है? केवल मिशनरी स्तर पर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के ग में पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान है जो राज्य सरकार एक प्रत्येक जिले में, बी राज्य स्तर पर स्थापित करेगा। इन पुलिस नियंत्रण कक्षों में गिरफ्तारी व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम के आदि का ब्यौरा संग्रहित रहता है। 64 नंबर प्रश्न है कि भैया दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की कौन सी धारा है जो सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के लिए प्रावधान दिलाती है? धारा नंबर 45। मतलब सैन्य बल, समझ रहे हैं, अगर सैन्य बलों ने किसी को मारा, किसी को भीड़ को मारा, भीड़ को हटाया तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सरकारी काम कर रहे हैं और धारा 45 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आपको पता है, इसको चाहे तो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धारा आते हैं प्रश्न नंबर 65 पे। बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे, 24 घंटे, और आप देखेंगे यहाँ पर अपराध की अस्वीकृति तक, जब तक अपराध वो अस्वीकृत न कर ले, चोरी की गई वस्तु बता देने तक। तो इसका सही विकल्प क्या है? 24 घंटे। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका सही विकल्प क्या है? 24 घंटे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि बिना वारंट गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति, ये तो देखिए अभी आप आर्टिकल पढ़ेंगे 32, तो वहाँ पे भी दिया गया है ना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अंतर्गत सारी चीज़ें। बिना वारंट गिरफ्तारी किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेशों के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अवधि, जो अधिकतम अवधि है वो 24 घंटे हो सकती है, किंतु इस निरुद्ध काल की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाने से की गई यात्रा के समय की गणना नहीं की जाएगी। मतलब उसको ले जाने में जो समय लग रहा है उसको नहीं ऐड किया जाएगा। जो ट्रैफिक लग जाता है बीच में तो उसको ऐड करके 24 घंटे नहीं होंगे। जैसे रखा उसके 10 घंटे बाद ले गए तो वो ले जाने का समय नहीं काउंट होगा। प्रश्न नंबर 66 है, दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 70 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। पहला है वारंट निष्पादित किया जा सकता है, पहला क्या है? सबसे पहला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जिसने वारंट जारी किया है, सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, राज्य के किसी भी स्थान में और या भारत में किसी भी स्थान में। तो सही है, भारत में किसी भी स्थान में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 70 के अंतर्गत वारंट को निष्पादित किया चला जाएगा। ठीक है ना, ये इसका है एक्सप्लेनेशन, इसको देख सकते हैं। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जजमेंट, बात का मतलब है जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती चाहे वह किसी धर्म का क्यों ना हो? तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस, मोहम्मद उमर खान बनाम गुलशन बेगम, सुबाना उर्स सौरा बानो बनाम A.K. अब्दुल्ला और सिराज मोहम्मद खान बनाम हफीजुन्नील यासीन खान। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए इस केस में क्या था कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो जो बेगम था, ये बहुत ही प्रसिद्ध केस है। मैं आपको सारे केस कराऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको उसको सुनने में, उसकी जजमेंट को। बेगम 1985 में देखेंगे तो के बाद में उच्चतम न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान सभी धर्मावलंबियों पर एक समान लागू होते हैं, अतः मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है। देखिए केस में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक व्यक्ति था मोहम्मद अहमद खान और उसकी वाइफ थी शाहबानो केस, शाहबानो नाम था, शाहबानो बेगम नाम था उनका। तो दोनों में वाइफ में और हस्बैंड में लड़ाई होती है और हस्बैंड जिसका अहमद किसको, शाहबानो को तलाक बोल के तलाक दे देता। तो यही केस 1985 में गया था। तो ये था कि जो इस्लाम पद्धति के हिसाब से दिया जा सकता है, ये मसला सिर्फ इस्लामिक है, कानूनी नहीं है। तो बस कोर्ट ने यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो भी अपराध है वो कानून के दायरे में आता है, वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 68 नंबर प्रश्न कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब समझ रहे, कानून के विरुद्ध क्या है, जमाव को तितर बितर करने का जो समादेश कौन दे सकता है? तो वो देगा ए और सी, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे देगा और थानेदार भी दे देगा। ठीक है ना।
आप आते हैं दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी की धारा 1973 की जो धारा है, एक 1973 में धारा 129 के 1 के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध का मतलब होता है कानून के विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का जो समादेश है, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी दे सकता है। ठीक है, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाती है। देखिए कहीं पे भी एफआईआर शब्द का उल्लेख नहीं है पूरी सीआरपीसी और पूरी आईपीसी के अंदर, पूरी मूल विधि के अंदर। ठीक है, तो कहीं पे भी वो नहीं है, बस ये है प्रथम सूचना, प्रथम अपराध सूचना, ये चीज़ है, इसका उल्लेख है। कहीं पे वो आपका जो एफआईआर शब्द है उसका उल्लेख नहीं किया गया। तो देखिए प्रथम सूचना रिपोर्ट, यही बोलते हैं ना, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग एफआईआर। तो ये सी है। ठीक है, तो इसका क्या है, केवल संज्ञेय अपराधों में 154 के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस करा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाएगी, तो वो है केवल संज्ञेय अपराधों में। संज्ञेय के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के 1 के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को केवल संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद है, कौन सा एक जजमेंट है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद कहलाता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है पहला वो है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरा है मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य और नीलम कटारा बनाम भारत संघ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश। और इसमें बोला गया था प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एफआईआर के ऊपर ये पूरा केस बना था कि एफआईआर क्या है, इसको पूरा समझाया गया था, क्योंकि यहाँ पर ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश जो एक राज्य वाला था, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके तहत ही एफआईआर को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो वाद है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर पर एक दिग्दर्शक वाद है। और इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा मतलब सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करना आवश्यक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको जरूर रजिस्टर करनी चाहिए। ये केस के बारे में इसको डिटेल में बताया गया था। आते हैं प्रश्न नंबर 71 में, कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता जिसको बोलते हैं हम लोग सीआरपीसी को 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध है। तो कौन लेखबद्ध करेगा, थानेदार का प्रभारी अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, या इसके बाद में हम लोग देखेंगे उप पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं, या महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। तो वह है डी, इसका विकल्प बिल्कुल सही है, डी विकल्प। ठीक है ना। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है, और धारा 157 के 1 के खा में परंतुक 2008 संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित के अनुसार बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन उसके निवास पर या उसकी इच्छा के स्थान पर और यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके माता पिता या नज़दीकी नातेदार या परिप्रेक्ष्य के सामाजिक कार्यकर्ता की स्थिति में उपस्थित में लेखबद्ध किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 72 की तरफ। अग्रिम जमानत के बारे में बोला गया है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है किसके पास। देखिए उच्च न्यायालय के समक्ष, एक तो हाई कोर्ट में, दूसरा सत्र न्यायालय। ठीक है ना, लेकिन कुछ कंडीशंस है कि कहाँ सत्र न्यायालय में करेंगे, कहाँ उच्च न्यायालय में, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। देखिए इसके बारे में देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में किसी अजमानती अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए या बचने के लिए न्यायालय से अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल लेने का उपबंध है। अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के हो। अग्रिम जमानत के प्रावधान को 1 मई 1976 में उत्तर प्रदेश में निरस्त कर दिया गया है, जिसे पुनः प्रवर्तित किए जाने का विचार चल रहा है। ठीक है,
प्रश्न नंबर आते हैं 73 के अंतर्गत। कहा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ली थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में ये है कि इसमें क्या असंज्ञा अपराध के लिए दिया जाएगा या केवल संज्ञा अपराध के लिए दिया जाएगा, असंज्ञा असंज्ञा दोनों के लिए, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। देखिए जो दंड प्रक्रिया संहिता है ना, उसमें जो धारा सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञा अपराध से संबंधित है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 असंज्ञा अपराध के विषय में इफ्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 74 के ऊपर। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 2 का जो सी पार्ट है, कौन सा 2 का जो सी पार्ट है, 2 का सी या 2 के गा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है, तो वो है अप्रसंगीय अपराध के बारे में बताता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 2 का जो सी पार्ट है, 2 का जो गा पार्ट है, वो असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करता है, तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या 2 जा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया जाता है, तो वो है आपका अन्वेषण। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखने वाली बात है, 2 का H सीआरपीसी में। इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है, तो वो है धारा 195। ठीक है, धारा 198। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है। आते हैं धारा प्रश्न नंबर 77 पे।